हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। दो चीज़ हमें पढ़ना है, एक हो गया मिनरल्स, एक हो गया एनर्जी। मिनरल्स पे हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, फिर कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनरल से स्टार्टिंग में यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है कि हबन नाम का एक लड़का होता है, वो अपने गांव से निकल के गुवाहाटी शहर में आता है और गुवाहाटी आने के बाद उसे बसेस और ट्रेन्स दिखते हैं। तो ये सब देख के ये काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। ज़्यादा कुछ काम का है नहीं हमारे लिए। यहाँ पे आ जाते हैं मेन चैप्टर पे। सबसे पहला काम का पॉइंट आपके लिए ये है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है, यानी जो धरती है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है। और ये मिनरल्स पाए कहाँ पे जाते हैं, तो इट इज़ इम्बेडेड इन द रॉक्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि जो रॉक्स है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि इन्हीं मिनरल्स में से हम कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। कुछ काम करके इन मिनरल से हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं, और बाद में इन मेटल्स का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो पॉइंट यहाँ से समझे आप। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे प्ले करता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हम अपने जीवन में हर छोटा चीज़, छोटे से छोटा चीज़ जैसे कि टाइनी पिन हो गया, से लेके बड़े से बड़ा चीज़ जैसे कि बिल्डिंग या फिर शिप, ये हर चीज़ मिनरल से बना हुआ है। ठीक है, जो रास्ते हैं, रेलवे लाइंस हो गया, पटरी, ठीक है, और जो रोड हो गए, रोड का टारमेक, और यहाँ तक कि हमारे इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, ये सभी मिनरल से बने हुए हैं। ठीक है, इन रास्तों पे जो चलते हैं ट्रेन्स, बसेस, कार्स, ठीक है, एरोप्लेन, ये सभी मिनरल से बनाए जाते हैं। और ये सब को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर रिसोर्सेज भी अर्थ से डिराइव होता है, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक कि जो फूड हम खाते हैं उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि मिनरल्स क्या है, एक इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको यही लाइन दे देंगे और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही सब इंपॉर्टेंस पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से भी, टूथपेस्ट के बारे में और मिनरल्स के बारे में। देखिए, टूथपेस्ट में कई सारे मिनरल्स यूज होते हैं, तो कुछ जैसे कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मिनरल्स है। जो क्लीनिंग करने का काम है टूथपेस्ट में, उसके लिए सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट, ये सभी मिनरल्स यूज होते हैं क्लीनिंग करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके दांतों को कैविटीज से बचाने के लिए फ्लोराइड यूज़ किया जाता है, और ये फ्लोराइड आता है फ्लोराइट मिनरल से। फ्लोराइट मिनरल का नाम है। ठीक है, तो कैविटी से ये फ्लोराइड बचाता है। इसके अलावा टूथपेस्ट पर सफ़ेदी लाने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड आर मेड वाइट विथ टिटेनियम ऑक्साइड। टिटेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जो कि इन सब मिनरल से आता है। रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेस, इन सब मिनरल से आता है। ठीक है, फिर कभी कभी स्पार्कल, चमक लाने के लिए टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है, माइका डाला जाता है। तो माइका भी एक मिनरल हो गया। और यहाँ तक कि जो आपका टूथब्रश है और जो ट्यूब है वो प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि टूथपेस्ट में जो स्पार्कल है वो कौन सा मिनरल का वजह से है, तो आपको माइका लिखना था। ठीक है, वाइटनेस कौन देता है, तो टिटेनियम ऑक्साइड देता है, जो कि इन सब मिनरल से आता है। ये तीनों मिनरल का नाम याद रखेंगे। कैविटी से फ्लोराइट मिनरल बचाता है, और क्लीनिंग करने का काम ये सब सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब करते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक कहाँ से आता है, तो पेट्रोलियम से। इतना याद रखना है आपको, तो हाईलाइट कर दिए यहाँ पे। आगे मूव करते हैं। फिर आगे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी जानकर रखिए, काम देगा। जो लाइट बल्ब है उसमें भी मिनरल्स का यूज़ होता है। जैसे कि जो लाइट का फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, यह तो आपको मालूम ही होगा। और जो ग्लास है वो क्वार्ट्ज नाम के मिनरल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं मिनरल होता क्या है। मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना तो हमें समझ में आ गया। मिनरल होता क्या है, तो जो जियोलॉजिस्ट लोग मिनरल्स को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये एक होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इसका डेफिनेशन में ये की पॉइंट है कि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, अर्थ में पहले से पाया जा रहा है। अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में ये इम्बेडेड होते हैं, रॉक में मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरली ऑकरिंग है, पहले से है, कोई इंसान आके नहीं बना दिया है। विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसको इस डेफिनेशन को अगर एलाबोरेट करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मिनरल्स आर
नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब अर्थ में पहले से है, कोई लिविंग बीइंग से डिराइव नहीं हुआ है, विथ अ डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन, खास एलिमेंट मिलके ये बना होगा, ठीक है। एंड ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल्स के रूप में होगा ये, इसको समझाने में और टाइम लग जाएगा, अभी के लिए इसको याद करके रख लीजिए, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है। तो मिनरल का डेफिनेशन में सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक होते हैं ये, समझे, विथ ए डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपका मर्जी, आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। बस आपके डेफिनेशन में ये सब कुछ मेन पॉइंट होना चाहिए, नेचुरली ऑकरिंग, फिर डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये 3 चीज़ रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा आपका डेफिनेशन। चलिए, तो कोई भी मिनरल जो होता है ना, वो टिपिकली मल्टीपल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स क्या है, आपको साइंस में पढ़ाए हैं, कई सारे एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सबको एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, ऐसे करके है। तो कई सारे एलिमेंट मिलके एक मिनरल बनता है जनरली, लेकिन कभी कभी एक एलिमेंट भी, जैसे कि आयरन, ये भी एक क्या बन जाता है, ये मिनरल बन जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये याद रखिए कि मिनरल्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज एक मिनरल है। क्वार्ट्ज अभी आपको बताए थे कि जो ग्लास होता है बल्ब का, वो क्वार्ट्ज से बना होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज मिनरल से। तो क्वार्ट्ज एक मिनरल है, ये इसमें देखिए 2 एलिमेंट है, एक है सिलिकॉन और एक है ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट से मिलके ये एक मिनरल बना है, समझे कि नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। रॉक्स क्या होता है, तो रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे ये समझ लीजिए, जैसे कि एलिमेंट है, एलिमेंट तो आपको पता है कि जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट हो गया। कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, मिनरल्स बन जाएगा, और कुछ मिनरल्स मिल के क्या बना देंगे, रॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि रॉक्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, समझे इतना। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही मिनरल से बने हुए हो, जैसे कि लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली, ये याद रखिएगा। हमने अभी जाना कि जो रॉक्स होते हैं वो कई सारे मिनरल्स से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, रॉक्स। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि कोई रॉक में सिर्फ एक ही मिनरल पाया जाता हो, जैसे कि लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स में सेवरल मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ से काम का बात इतना ही है। ये सब स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एसर्शन रीजन में ये सब लाइन दे सकते हैं और आप कंफ्यूज कर देगा ये सब लाइन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कई सारे एलिमेंट्स मिलके मिनरल्स बनते हैं और कई सारे मिनरल्स मिलके रॉक्स बनते हैं, लेकिन लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल है, समझे कि नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of element depends upon this। बोला जा रहा है कि एक मिनरल क्या से मिलके बना होता है, तो आप बोलेंगे एलिमेंट से, है कि नहीं। तो एक मिनरल में कौन सा एलिमेंट होगा, ये डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों पे, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मिनरल फॉर्म्स। वो किस कंडीशन में फॉर्म हुआ है, वहाँ पे फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो मिनरल में कौन सा एलिमेंट होगा। इसको अंडरलाइन इसलिए करके रखें क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यही पूछा गया था कि क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, बस इतना लिखना था आपको कि डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मिनरल फॉर्म्स, समझ गए। चलिए आगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जियोलॉजिस्ट, एक होते हैं जियोग्राफर। ये दोनों ही लोग मिनरल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन फोकस अलग अलग होता है दोनों का। जियोग्राफर लोग जब मिनरल स्टडी करते हैं तो इनका मेन एम होता है कि ये पता करना डिस्ट्रीब्यूशन की, अर्थ में कौन से जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि वहाँ पे उस मिनरल से क्या क्या काम लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जियोग्राफर लोग स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट लोग जब मिनरल्स स्टडी करते हैं तो इनका मेन एम होता है ये सब पता करना कि ये मिनरल बना कैसे, कितना पुराना ये मिनरल है, इसका फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, ये सब पे इनका फोकस रहता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है।
तो 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मिनरल्स को। एक होता है मेटेलिक मिनरल्स, एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एक होता है एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में भी 3 क्लासिफिकेशन है। एक फेरस मतलब आयरन वाला मिनरल, एक नॉन फेरस बिना आयरन वाला मिनरल और एक प्रीशियस कीमती मिनरल। ठीक है, फेरस मिनरल में आते हैं आपके आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब जिसमें आयरन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, और नॉन फेरस में कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट, ये सब नॉन फेरस है। प्रीशियस में समझ में आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक में माइका, सॉल्ट, पोटास, यही माइका जो स्पार्कल लाता है टूथपेस्ट में, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब। लाइमस्टोन कुछ याद आ रहा है लाइमस्टोन से, ये ऐसा है जो मतलब ऐसा रॉक, उस रॉक में सिर्फ एक ही मिनरल होगा, लाइमस्टोन। ठीक है, एनर्जी मिनरल तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हो गए एनर्जी मिनरल। इस पर फोकस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में बोलेंगे कि एक एग्जाम्पल दो फेरस मिनरल का, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। या फिर एसर्शन रीजन में क्वेश्चन स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे कि निकल इज अ फेरस मिनरल, तो आपको ये पता रहेगा, तब तो आप बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट राइट है कि नहीं। चलिए, और रीजन में देंगे कि इट बिकॉज इट कंटेंस आयरन, तो दोनों ही सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये टेबल अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि ऐसा मिनरल्स देंगे, यहाँ पे मेटेलिक लिखेंगे और यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स छोड़ देंगे और नीचे ये सब एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको नॉन मेटेलिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। अब है अगला टॉपिक, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल। मिनरल्स पाए कहाँ पे जाते हैं, वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, तो मिनरल्स ओर्स में पाए जाते हैं। अब ये ओर्स क्या है, इसको हम साइंस में भी समझा चुके हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। तो ओर देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विथ अदर एलिमेंट। एक ऐसा ढेर है जहाँ पे मिनरल्स पाए जाता हो, ठीक है, विथ बाकी एलिमेंट के साथ में, एक ऐसा ढेर। अब ये ढेर में कुछ कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स तो हर जगह पाया जाता है, तो हर जगह को ओर्स तो नहीं कहते हैं, कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन ये है कि द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसेंट्रेशन, कि एक जो ढेर है यहाँ पे, एक खास मिनरल यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप गाड़ी वगैरह लेके आएँ, ड्रिल मशीन लेके आएँ और खुदाई करें तो आपको अच्छा खासा क्वांटिटी में वो मिनरल मिले। ऐसा नहीं कि खोदने का बाद खर्चा ही ज़्यादा हो जाए और मिनरल का वैल्यू बहुत कम हो। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि वहाँ पे वो मिनरल अच्छा खासा अमाउंट में होना चाहिए ताकि वो कमर्शियली वायबल हो, यानी कॉस्ट के तुलना में बेनिफिट ज़्यादा हो। इसके बाद द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव ईज विथ विच मिनरल ओर्स में बी माइंड। अब एक बार आपको ओर मिल गया, ओर समझ गए, एक ऐसा ढेर, मतलब ओर का डेफिनेशन आप इतना याद रखिए कि एन एक्यूमुलेशन, यहाँ से एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विथ अदर एलिमेंट प्लस द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। ये हो गया ओर्स का डेफिनेशन, समझ भी गए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि द टाइप ऑफ फॉर्मेशन, वो मिनरल किस जगह पे है, किस स्ट्रक्चर में वो मिनरल दबा हुआ है। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना मेहनत लगेगा आपको निकालने में उस मिनरल को, प्लस कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो खर्चा और मेहनत, ये दोनों चीज़ कितना लगेगा आपका उस मिनरल को निकालने में, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के फॉर्मेशन में है, किस स्ट्रक्चर में है, किसी बहुत बड़े पत्थर के नीचे है कि कहाँ पे, कि ओशन में है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स कैसे कैसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स। अब यहाँ पे 5 फॉर्मेशन बताए गए हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पे है चौथा और 5वां। ठीक है, 5 फॉर्मेशन बताए गए हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए। पहला तो एक रॉक होता है इग्नस एंड मेटामॉर्फिक, ये 2 टाइप के रॉक में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तीसरा हो जाएगा कहीं पे पानी जमा हुआ था, वो पानी सूख गया, एवापोरेशन हो गया और कुछ बहा के ले गया, तो वहाँ पे कुछ मिनरल्स बच जाता है, वो हो गया। चौथा हो गया वैली में पाए जाते हैं मिनरल्स, और 5वां हो गया ओशन में पाए जाते हैं मिनरल्स। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। लिखा है कि इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, कर्विसेस, फॉल्ट और जॉइंट।
इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं, अगर ये रॉक है, मान लीजिए बहुत मोटा मोटा रॉक है, कहीं बीच में एक क्रैक आ गया तो उसी क्रैक में ये मिनरल्स कहीं दबा हुआ होता है। क्रैक, फॉल्ट, जॉइंट, ये सब अलग अलग टाइप का क्रैक ही है, ठीक है। यहाँ पे ये मिनरल्स दबे हुए पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे मिनरल का कंसेंट मतलब ऑकरेंस कम अमाउंट में है तो उसको वेन्स कहेंगे, और अगर वहाँ पे मिनरल ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है उस क्रैक में तो उसको लोड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनरल बनते कैसे हैं तो देखिए, ये कहाँ से, अगर ये रॉक था पहले तो इस रॉक के बीच में कहाँ से ये मिनरल्स आके यहाँ पे फंस गया, ये समझिए। हुआ क्या था कि when they are formed when minerals in liquid या फिर molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface, they cool and solidify as they rise। जैसे कि ये मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, तो अंदर में तो काफ़ी हीट होता है अर्थ के कोर में, तो यहाँ पे जब ये मिनरल्स पिघला हुआ अवस्था में, लिक्विड अवस्था में या फिर गैसियस अवस्था में जब किसी प्रेशर की वजह से ऊपर आ रहे थे, तो ऊपर आते आते ठंडा हो गए, कूल हो गए और सॉलिडिफाई हो गए। कूल और सॉलिडिफाई होने के कारण ये यहाँ पे आकर जम गए, तो इसी रॉक में के अंदर ये इम्बेड हो गए, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। तो कौन से मिनरल्स इस तरीके के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, तो वो है टीन, कॉपर, जिंक, लीड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चारों एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लोड्स और वेन्स में किस टाइप के कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो ये टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इस टाइप के रॉक में ये कैसे बनते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जितना ग्रीन से अंडरलाइन किया है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड या फिर मोल्टेन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटी टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। समझ गए इतना? चलिए आगे मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। मतलब 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो कैसे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, और दूसरा ये एग्जाम्पल कि कौन से मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड या फिर लेयर्स। इसमें लेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये कोई सेडिमेंट्री रॉक है, इसके बीच में कोई लेयर में ये मिनरल्स दबा हुआ मिलेगा। यहाँ पे बना कैसे ये, तो दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, यहाँ पे आके जमा हुए, एक्यूमुलेशन, फिर जमा होते गए, और कंसंट्रेशन, और इनका क्वांटिटी बढ़ता चला गया, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, याद रखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लेवल में पाए जाते हैं। ऊपर वाला क्या था, इग्नस, ये ऐसे क्रैक्स में पाए जा रहे थे, वर्टिकल था, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में हॉरिजॉन्टल लेयर में पाए जाते हैं। इस तरीके के लेयर में पाए जाएंगे मिनरल्स, ठीक है। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure। ये कोल और कुछ आयरन ओर, ये दोनों ऐसे मिनरल हो गए जो कई लंबे समय तक, ठीक है, ग्रेट हीट और प्रेशर के अंदर दबने के कारण ये यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल इंक्लूड जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन। जो ड्राई एरिया था वहाँ पे पानी सूख गया, पानी एवापोरेट हो गया, तो वहाँ पे एवापोरेशन का बाद इस टाइप के मिनरल्स फॉर्म हुए, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट पाए जाने लगे, ठीक है, इस सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे कहीं पे बीच में पानी वगैरह जमा होगा, एवापोरेशन हुआ, पानी उड़ गया, तो इस मिनरल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बार रिकैप करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ तक 3 पॉइंट है। पहला कि सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स है वो लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये बने कैसे, तो डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन से बने हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कुछ मिनरल ऐसे हैं जो हीट और प्रेशर कई लंबे समय तक झेले तब वो मिनरल का फॉर्मेशन होगा, उसके एग्जाम्पल हो गए कोल एंड आयरन, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि कुछ मिनरल ऐसे हैं जो एवापोरेशन के कारण बने, इसका एग्जाम्पल हो गया जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चौथा पॉइंट, इसके ऊपर आया है क्वेश्चन पहले। समझ गए चारों पॉइंट। चलिए आगे मूव करते हैं तीसरे पे। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द decomposition of surface rocks and removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material। पहले क्या हुआ, जो सरफेस रॉक था, ऊपर में जो रॉक था वो डिकम्पोज हो गया, धूप पड़ने का वजह से, पानी पड़ने का वजह से ये रॉक टूटने लगा, ठीक है।
और जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो पानी में घुल सकते थे वो बारिश के कारण घुल के बह गए, ठीक है। तो बच गया क्या, लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर। तो जो बचा हुआ मटेरियल बना उसी में जो बचा हुआ मटेरियल यहाँ पे है उसी में क्या है, ओर है। तो एक ऐसा मिनरल है जैसे बॉक्साइट, वो इसी तरीके से फॉर्म हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक ऐसा मिनरल का एग्जाम्पल दो जो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल है, तो बॉक्साइट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा भी हो गया, चौथा पे आ जाइए। चौथा है सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपोजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड बेस ऑफ हिल्स। एलुवियल डिपोजिट क्या होता है, तो ये सेडिमेंट होते हैं दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय वाटर, मतलब रिवर अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती है उसी को एलुवियल डिपोजिट कहते हैं। तो इस मिट्टी में भी ये मिट्टी कहाँ जाके जमा होती है, तो इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर। तो वैली है जो डाउन एरिया है दो हिल के बीच में, या फिर कहीं पे भी जो डाउन एरिया होता है उसको वैली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लैंड है, यहाँ पे जो मिट्टी जमा हुआ जो नदी बहा के ले गई थी, एंड एट द बेस ऑफ हिल्स, ठीक है, यहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे डिपोजिट को कहा जाता है प्लेसर डिपोजिट। एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछते हैं कि डिफाइन प्लेसर डिपोजिट, तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो प्रीशियस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सब प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मिनरल्स प्लेसर डिपोजिट में पाए जाते हैं, ठीक है। पीपी से याद रखिएगा, प्रीशियस मिनरल्स और प्लेसर डिपोजिट, रहेगा इतना याद। चलिए आगे मूव करते हैं पांचवा पे। पांचवा तरीका है ये ओशन वाटर्स। ओशन वाटर में भी कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब ओशन वाटर में पाए जाते हैं। और एक हो गया ओशन बेड। ये अगर ओशन है, एक तो पानी हो गया, एक हो गया बेड, नीचे का जमीन, ठीक है। वो भी उसमें क्या पाए जाते हैं, मैंगनीज। याद रखिए ये मैग्नीशियम है, ये मैंगनीज है। तो बेड में मैंगनीज और वाटर में मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन, ये सब मिलते हैं। याद रहेगा इतना पांचों फॉर्मेशन। चलिए एक बार रिकैप कर देते हैं ताकि आप भूले ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला था इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्रैक्स में पाए जाते हैं वर्टिकल लेवल पे, ठीक है। छोटा अमाउंट में है तो वेन्स बोलेंगे, बड़ा अमाउंट में मिनरल है तो लोड्स बोलेंगे, ठीक है। कैसे बना ये, तो जब लिक्विड या फिर गैसियस मिनरल जब ऊपर आ रहा था तो ऊपर आके ठंडा होकर जम गए, ठीक है। तो ये वहीं पे मिनरल्स पाए जाने लगे। इसका एग्जांपल हो गया टीन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स है वो लेयर्स में मिलते हैं। डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हुआ। कई बार क्या होता है कि हीट और प्रेशर झेलते हैं बहुत लंबे समय तक, तो कुछ मिनरल्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो वैसे मिनरल का नाम है कोल और आयरन ओर। और कई बार एवापोरेशन के कारण मिनरल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, इसका एग्जाम्पल हो गए। फिर कई बार क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। ऊपर का रॉक्स धूप और पानी का वजह से, विंड का वजह से डिकम्पोज, टूट जाते हैं, और जो सॉल्यूबल एलिमेंट है वो सब बह जाते हैं। तो जो बचा हुआ है वही ओर हो जाता है, ठीक है। बॉक्साइट इसका एग्जाम्पल है। चौथा था एलुवियल डिपोजिट। इसको प्लेसर डिपोजिट कहते हैं, यहाँ पे प्रीशियस मिनरल्स मिलते हैं। और पांचवा हो गया ओशन वाटर, जिसमें कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन मिलता है। और ओशन बेड, जिसमें मैंगनीज मिलता है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको कहा गया है रैट होल माइनिंग। आपको पता है इंडिया में जितने भी मिनरल्स है वो सभी नेशनलाइज्ड है। यानी अगर आप कोई मिनरल्स निकाल रहा है धरती के अंदर से तो पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का ही हक है वो मिनरल निकालने का, कोई आम आदमी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे मिनरल्स को लोग और गांव कम्युनिटी मिलके ओन किए हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, लॉन्ग नैरो टनल एक धरती के नीचे सुरंग बना देते हैं और फिर वहाँ पे जाके मिनरल्स निकालते हैं। इसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलती है कि इसको, ये सब एक्टिविटीज़ इनलीगल है और इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 2 पॉइंट याद रखिएगा रैट होल माइनिंग के बारे में। ये एक इलीगल चीज़ है, इसको बंद किया गया है, ठीक है। कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल एरियाज में, बस। और तो कुछ है नहीं काम का। आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है ये कि इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इंडिया में मतलब लकीली क्या है, काफ़ी रिच एंड वेराइड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसी कोने में कुछ मिल रहा है, किसी कोने में कुछ मिल रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। तो कैसे, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, कैसे समझे इसको? तो इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है। जैसे कि जो पेनिनसुलर रॉक है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है ये वाला, वो उसमें मेनली कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर मिनरल्स पेनिनसुलर पार्ट में ही मिल रहा है, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में, जैसे कि गुजरात और आसाम स्टेट, यहाँ पे मेनली पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, समझे। इसके अलावा जो राजस्थान एरिया है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके नॉन फेरस मिनरल्स, जिसमें आयरन नहीं हो वैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो नॉर्दर्न इंडिया है, उसका जो एलुवियल प्लेन, जो यूपी बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे उतना कोई इकोनॉमिक मतलब इंपॉर्टेंस वाला मिनरल्स मिलता नहीं है। यहाँ पे मेनली ये एरिया खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये है काफ़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम में ये लाइन देते हैं और बोलेंगे इसको मतलब प्रूफ कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। पेनिनसुलर रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, माइका ये सब मिलते हैं, कोल ये सब मिलते हैं। तो ज़्यादातर मिनरल्स मेजर चंक यहीं पे है। फिर जो गुजरात आसाम वाला एरिया है, वहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा। राजस्थान में जो नॉन फेरस मिनरल्स है वो मिलते हैं। और एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में कोई मिनरल्स, मतलब काम का मिनरल्स नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है ये, कहीं पे अगर मिनरल मिल गया तो उसको निकालेंगे कि नहीं, एक्सट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ पे। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, उस जगह पे मिनरल है कितना, अच्छा खासा क्वांटिटी में है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसको निकालने के लिए मेहनत कितना पड़ेगा, ठीक है, खर्चा कितना आएगा वो। और तीसरा, क्लोजनेस टू द मार्केट, आसपास मार्केट भी है कि नहीं, कि मिनरल निकाल के फिर बेचेंगे का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लग जाए मार्केट तक पहुँचाने में। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक वायबिलिटी या फिर दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व। तो वो 3 फैक्टर है ये, नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 ईज और नंबर 3 क्लोजनेस टू मार्केट, याद रखिएगा। चलिए अगर कहीं पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तब उस जगह को, उस रिजर्व को माइन कह देंगे, ठीक है। ये माइन है, यहाँ पे अब खुदाई होगा और मिनरल्स निकाला जाएगा, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फेरस मिनरल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें क्या हो, आयरन हो। तो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, दीज आर ग्रुप ऑफ मिनरल्स दैट कंटेन आयरन, समझे। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो अभी हमने देखा था इस क्लासिफिकेशन में, आयरन ओर हो गया एक मिनरल, फिर मैंगनीज हो गया एक मिनरल, फिर निकल, कोबाल्ट। तो इन सबको हमें स्टडी करना है, सारा को नहीं, सिर्फ 2 स्टडी करेंगे। पहला है आयरन ओर और दूसरा मैंगनीज, ये 2 हमें स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आयरन ओर दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे देख लेते हैं इस पैरा में क्या क्या काम का बात है हमारे लिए। लिखा है कि फेरस मिनरल्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अगर मतलब मेटेलिक मिनरल्स अगर मान लीजिए 100% है, तो उसमें से 3/4 यानी लगभग 75% जो शेयर होगा वो किसका होगा, फेरस मिनरल्स का ही होगा। मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे पॉइंट है कि दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सब मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो गए, ठीक है, जहाँ पे मेटल्स प्रोड्यूस होता है। तो इसका डेवलपमेंट में ये मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम लोग ये मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आयरन वाले मिनरल्स, ठीक है। तो इससे हमारा मतलब कमाई भी होता है। तो ये सब कुछ काम का बात है। आगे देखिए आयरन ओर में यही सब पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आयरन ओर पहला पॉइंट है, इट इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको बैकबोन कहा गया है, यही मेन सपोर्ट है पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि खुशी का बात यह है कि इंडिया में अच्छा खासा क्वांटिटी में ये आयरन ओर पाया जाता है। एबंडेंट रिसोर्स है इंडिया में, ठीक है, और वो भी अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है इंडिया में, ये भी और अच्छा बात है। तो 2 क्वालिटी का आयरन ओर होता है, एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है हेमाटाइट, ठीक है। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसमें आयरन कंटेंट कितना होता है, अप टू 70%, ठीक है। मतलब अगर आप 100 kg मैग्नेटाइट लेंगे तो इसमें से 70 kg
आयरन निकल जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो 30 kg है वो क्या होगा, बाकी दूसरे एलिमेंट होगा जैसे कि कार्बन होंगे इसमें, ठीक है। चलिए फिर इट हैज़ एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो इस टाइप के आयरन ओर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, समझे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पे, हेमाटाइट पे। हेमाटाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही टाइप का आयरन यूज़ किया जाता है। इसमें आयरन कंटेंट स्लाइटली लोअर है देन मैग्नेटाइट। इसमें सिर्फ 50 to 60% ही आयरन मिलता है, जबकि मैग्नेटाइट में 70% आयरन मिल रहा था, समझे कि नहीं। तो दोनों का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, कितना परसेंट आयरन होता है वो याद कर लीजिएगा। आयरन मेनली कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, तो ये सब कुछ स्टेट्स हो गए, ओडिशा, छत्तीसगढ़। उम्मीद करते हैं आपने मेरा मैप वर्क वाला वीडियो देख लिया होगा। तो जब हम ये सब स्टेट्स का नाम ले, आपके माइंड में वो इमेज बनना चाहिए कि इंडिया में ये किस पार्ट में है ये सब स्टेट। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। तो अगर आपको अच्छे से पता है तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों स्टेट्स चिपके हुए हैं। तो आयरन ओर मेनली यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। और साउथ में एक स्टेट है कर्नाटका, यहाँ पे पाया जाता है। अभी कुछ बेल्ट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अच्छे से पता चलेगा। ये सब स्टेट्स का लोकेशन अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रहा है तो आप मेरा मैप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सबको कैसे याद किया जाता है वो सब बता दिए अच्छे से, ठीक है। चलिए तो मेजर स्टेट्स ये याद रखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। अब कुछ बेल्ट है, बेल्ट यानी रीजन जहाँ पे आयरन पाया जाता है। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर, टोटल 4 बेल्ट यानी टोटल 4 रीजन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जहाँ पे आयरन भर भर के पाया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रीजन को डिस्कस करना है। सबसे पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ये जो 2 स्टेट में आयरन पाया जाता है तो ये एक रीजन हो गया। ओडिशा में सबसे पहले हाई क्वालिटी हेमाटाइट ओर पाया जाता है। अभी हमने देखा था आयरन ओर 2 टाइप का होता है, कौन सा बताइए। एक हो गया मैग्नेटाइट और दूसरा हो गया हेमाटाइट। तो ओडिशा में ये हेमाटाइट जिसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है, कितना बताइए, तो 50 to 60%। मैग्नेटाइट में कितना होता है अभी हमने पढ़ा, 70% आयरन कंटेंट होता है। तो ओडिशा में हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ओडिशा में, ठीक है। ये तो हो गया ओडिशा का। झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है, ठीक है, हेमाटाइट आयरन ओर। क्लियर है। चलिए जितना लाइन की है उतना ही याद करना है। दूसरा बेल्ट, अच्छा इसको मैप से भी देख लेते हैं, ये ओडिशा झारखंड बेल्ट कहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ओडिशा स्टेट और ये झारखंड। तो ये जो बेल्ट है, ये जो शेड किया हुआ है, ये एक बेल्ट हो गया। टोटल यहाँ पे 4 बेल्ट देख सकते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों को डिस्कस करना है। पहला हमने ये पढ़ा, ओडिशा झारखंड बेल्ट। तो यहाँ से जो भी आयरन निकलता है ना, तो आप देखेंगे पास में एक पोर्ट है, जो भी ये स्क्वायर शेप का ये दिखाया हुआ है आइकन, वो है आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट। यहाँ से जो भी आयरन ओर निकलता है वो सबको यहाँ पे लाया जाता है इस पोर्ट पे, पारादीप पोर्ट में, और इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो बेल्ट है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये कौन से स्टेट्स में फॉल करता है, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्टेट। देख लेते हैं कहाँ है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो ये आप देखेंगे, ये है महाराष्ट्र स्टेट, तो यहाँ पे इसका पार्ट, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, उसका पार्ट यहाँ पे, ये वाला बेल्ट को डिस्कस किया जा रहा है। तो दिस बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। यहाँ पे भी वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट, ऊपर में भी हेमाटाइट और यहाँ पे भी हेमाटाइट और पाया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है बस्तर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बहुत फेमस रेंज ऑफ हिल्स है जिसको बोलते हैं बैलडीला, और हम लोग हिंदी में एक जो बैल है उसको भी बैल मतलब ऑक्स को बैल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी बैल को देखे होंगे तो उसका कंधे पर ऐसा एक हम्प होता है। तो चूंकि ये जो रेंज ऑफ हिल्स है इसका शेप भी ऐसे ही हम्प जैसा था, इसलिए इस हिल का नाम पड़ गया बैलडीला, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इस बॉक्स में, बैलाडीला। इट लुक्स लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, हेंस इट्स नेम, इसलिए इसका नाम बैलाडीला पड़ गया। तो वो तो अलग बात है, ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स में वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ द बेस्ट
फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। स्टील बनता है आयरन से, आयरन स्टील बनने के लिए आयरन चाहिए, तो ये आयरन बेस्ट क्वालिटी माना जाता है स्टील बनाने के लिए। फिर यहाँ से जो भी आयरन निकलता है इस बेल्ट से, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ में थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। एक बार मैप में देख लेते हैं। इसमें मैप में ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ मैप पॉइंटिंग में भी है सिलेबस में, मैप वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसको आप चैप्टर से रिलेट करके समझेंगे तो आपके लिए याद करना ईजी पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी निकला आयरन ओर वो साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाएगा ये विशाखापट्टनम पोर्ट से। समझे कि नहीं? ये पहले वाले बेल्ट से जो भी निकल रहा था वो पारादीप पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये वाले को विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बैलाडीला को मार्क करके रखें क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसका मैप लोकेशन पॉइंट करने के लिए आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ स्टेट में एकदम नीचे में जाके यहाँ पे बैलाडीला है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम मयूरभांज को अंडरलाइन कर रखे हैं ग्रीन कलर से क्योंकि ये मैप पॉइंटिंग के सिलेबस में है। बाकी ये सब जो केंडू झाड़ी ये सब नहीं है सिलेबस में, जो ग्रीन से अंडरलाइन किए हैं मयूरभांज ये है, इसका लोकेशन याद रखिएगा यहाँ पे ओडिशा स्टेट में। बस इतना ही चीज़ यहाँ से याद रखिए। आगे मूव करते हैं तीसरे वाले बेल्ट पे। तीसरा बेल्ट है बेलारी, कभी कभी आई लिखा रहता है, कभी कभी वाई लिखा रहता है स्पेलिंग में, तो दोनों ही एक ही है, समझ जाइएगा। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु और टुमाकुरु बेल्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ साउथ इंडियन नाम होगा, तो स्टेट है कर्नाटका स्टेट, ठीक है। इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में मिलता है। यहाँ पे एक माइन है जिसको बोलते हैं कुद्रेमुख। अब आप बोलेंगे कूदता कौन है, तो घोड़ा कूदता है, तो इसका जो शेप था ना ये हिल का, वो घोड़े के फेस जैसा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुद्रेमुख, ठीक है। क्योंकि ये भी बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा हुआ है, ये रहा। ये जो कुद्रे है, द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स, घोड़े का फेस जैसा है इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ गया। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यहाँ से जो भी आयरन ओर निकलता है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और ये पूरा वर्ल्ड फेमस है। इस यहाँ पे जो आयरन ओर निकलता है उसको स्लरी के रूप में, स्लरी मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, क्योंकि चूंकि इसको पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो सिर्फ सॉलिड रहेगा तो ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होगा, इसलिए इसको लिक्विड ही बना के थोड़ा पानी वगैरह डाल के गीला करके लिक्विड के रूप, स्लरी के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है नियरेस्ट पोर्ट में जो कि है मंगलुरु। फिर मंगलुरु से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। समझे कि नहीं? चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे इस बेल्ट का बात हो रहा है, ठीक है, बेलारी और ये जो भी है। तो यहाँ से जो भी आयरन ओर निकला ये मंगलुरु पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है। समझे? तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है इस साइड में ईस्टर्न घाट होता है। तो वेस्टर्न घाट में ये एक माइन है कुद्रेमुख, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका मैप पॉइंटिंग में भी जिक्र है तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन से अंडरलाइन कर दिए है। आगे मूव करते हैं। यहाँ से इतना याद रखना था तीसरे वाले बेल्ट से। अब ये चौथे बेल्ट पे जो कि है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा और महाराष्ट्र, दो स्टेट का नाम तो यहीं पे दिया हुआ है। महाराष्ट्र का पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहीं पे आयरन ओर पाया जाता है। भले ही उतना हाई क्वालिटी का नहीं है लेकिन इसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं और यहाँ से जो भी आयरन ओर निकलता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू मरमागांव पोर्ट। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस यहाँ पे बात हो रहा है। तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा स्टेट से जो भी निकलता है आयरन ओर वो मरमागांव पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 बेल्ट हो गया, चारों को अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आयरन, हमने खत्म कर दिया। अब दूसरा फेरस मिनरल है जो कि है मैंगनीज। आयरन को हमने डिटेल में पढ़ा, मैंगनीज उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका यूज़ याद रखिए कि इसका यूज़ क्या होता है। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनने के लिए आयरन भी चाहिए और मैंगनीज जैसे भी कुछ मिनरल्स चाहिए। फेरो मैंगनीज एलॉय, तो ये 2 चीज़ बनाने में मैंगनीज का यूज़ होता है। फेरो मतलब आयरन और मैंगनीज, ये दोनों मिलकर जो भी एलॉय बनता है उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स। तो ये सब कुछ इसका यूज़ है, ये याद रख लेना है आपको सिंपली।
और बात करें अगर लोकेशन का कि कहाँ पे ये मैंगनीज मिलता है, तो जहाँ जहाँ पे आयरन मिल रहा था वहीं वहीं पे मैंगनीज भी मिलेगा, वही सब स्टेट्स में। जैसे कि आपका ये हो गया ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे आयरन मिलता है, सॉरी मैंगनीज मिलता है। बस मैंगनीज के बारे में इतना ही चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक बोला क्या था कि अगर आप मैप में देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे आयरन मिल रहा है नियरली उसी के आसपास में मैंगनीज भी मिलेगा। मैंगनीज को इस आइकन से दिखाया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे आयरन मिल रहा है तो इसके ठीक बगल में यहाँ पे मैंगनीज भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मैंगनीज मिल रहा है आयरन के पास में, यहाँ पे भी मैंगनीज आयरन के पास में, यहाँ पे भी मैंगनीज। ठीक है, और आप ये भी पाएंगे कि आयरन और मैंगनीज, कोल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये चारों ही चीज़ लगभग एक ही जगह पे पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये तो और निकला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पास में ही लोकेटेड होता है। जहाँ पे आयरन मिलता है वही के आसपास ये इंडस्ट्री भी होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे आयरन और सब आएगा तो इसको पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करना पड़ेगा। वो हीट जनरेट करने के लिए जो कोल जो है वो भी यही आसपास पाया जाता है। ठीक है, उसी के मतलब जहाँ पे आयरन और मैंगनीज कोल मिल रहा है वहीं के आसपास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बैठाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमने फेरस मिनरल खत्म कर लिया। हमने वहाँ पे सिर्फ 2 पढ़ा, एक था आयरन और दूसरा क्या पढ़ा बताइए, मैंगनीज। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नॉन फेरस मिनरल्स, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। सिंपल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो आपको सिंपली इसमें लिखना है कि दे कंटेन आयरन, दे डू नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, और दूसरा में एग्जाम्पल दे दीजिए, आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब नॉन फेरस मिनरल है। इसका इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, आगे देख लेंगे। यहाँ से सिर्फ आपको कुछ नॉन फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल याद कर लेना है, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। अब क्या सबके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ हमें 2 पढ़ना है, पहला और दूसरा, कॉपर और बॉक्साइट, और यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉपर। कॉपर का ये बात है कि इंडिया क्रिटिकली डिफिशियंट है, बहुत कम अमाउंट कॉपर का मिलता है इंडिया में। इंडिया का ज़्यादातर ज़रूरत हम बाहर से मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपर का गुण ये है कि ये मेलिएबल है, मतलब आप इसको हैमर से कितना भी पीटते जाइए ये चपटा हो के चादर जैसा हो जाएगा। ठीक है, फटेगा नहीं, मेलिएबल है। ये सब टर्म आपको हम साइंस में भी समझाए थे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। उसके साथ साथ डक्टाइल है, मतलब इसको आप खींचेंगे भी दोनों एंड से तो ये खींच के लंबा तार जैसा बन जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी। मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट भी अच्छा कंडक्ट करता है। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, मालूम ही है, बचपन से देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, तो ये सब इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है ये सब प्रॉपर्टी, और ये यूज़ याद करेंगे आप। फिर कहाँ मिलता है कॉपर? तो 3 लोकेशन है। पहला बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, दूसरा खेतरी माइंस इन राजस्थान, और तीसरा यही झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आयरन ओर भी मिल रहा था। ये 3 लोकेशन अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इतना चीज़ आपको प्रिपेयर करना है कॉपर में। अब आ जाइए बॉक्साइट का। बॉक्साइट एक क्या है, मिनरल है कि नहीं? तो इसमें कौन सा मेटल मिलेगा? तो यहाँ से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार ये फेमस क्वेश्चन है ये कि एल्यूमिनियम कौन से मिनरल से मिलता है, तो बॉक्साइट से मिलता है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? तो ऐसे रॉक्स से मिलता है जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हो। ठीक है, ये रॉक्स जब डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे फूटेंगे, तब जाके बॉक्साइट मिलता है, फिर हम वहाँ से एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, अगला एल्यूमिनियम का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि इसमें आयरन जैसा स्ट्रेंथ है और लाइटनेस भी है, हल्का भी होता है, तो मजबूत भी है, हल्का भी है, विथ गुड कंडक्टिविटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी। आप इसको कितना भी पीटते जाइए चादर बन जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। ठीक है, ये सब इसका कुछ फीचर्स हो गया। कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मिलता है, एकदम रट लेना है आपको। फिर 2016-17 में ओडिशा लार्जेस्ट
बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। सिंपल सा फैक्ट है, याद कर लेना है, कुछ है नहीं यहाँ समझने को। चलिए, तो ये हमने कवर कर लिया जो नॉन फेरस मिनरल्स है उसको भी। आगे है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अभी तक आप जो भी पढ़े हैं एक बार आपका रिकैप हो जाए। हम तो बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस टिक कर रखे हैं, ये वो सब क्वेश्चंस है जो अभी तक हम जो पढ़े हैं उसके ऊपर है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और नहीं आए तो अपने बुक का पेज पलट के आंसर ढूंढिएगा। ऐसा करने से आपको ये आंसर जल्दी याद होंगे, ठीक है। अभी हम बता देंगे, आप सुन लेंगे तो याद नहीं होगा आपको। थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे आप कि अगर आप बोल रहे हैं तो फिर से पेज पलट के देखें, इससे आपका दिमाग में बैठेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। वो इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा मेटल मिलता है तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम। चलिए आगे मूव करते हैं। तीसरा, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। किसमें? स्ट्रेटा यानी लेयर में ये डेवलप होता है, बेड में। तो कौन सा रॉक में ऐसा इस तरीके के मिनरल फॉर्म होते हैं? तो ये सेडिमेंट्री में, ठीक है। और क्रैक्स, कर्विसेस, फॉल्ट, ये सब वर्टिकल जो गैप में मिनरल कहाँ फॉर्म हो रहे थे तो वो होगा इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। अभी बता दिए ये आयरन कंटेंट करते हैं या आयरन नहीं कंटेंट करते, और दूसरा पॉइंट में एग्जाम्पल दे दीजिए, आयरन और मैंगनीज, यहाँ पे कॉपर, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मिनरल। तो इसका डेफिनेशन स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, कैसे मिलता है वहाँ पे, तो वही आपको बता दिए थे। इन क्रैक्स, कर्विसेस, फॉल्ट्स, जॉइंट, ये सब में मिलता है। और जब कोर से जब मोल्टेन पिघला हुआ या फिर गैसियस फॉर्म में जब मिनरल्स ऊपर आ रहा था, ऊपर आके कूल और सॉलिडिफाई हो गए थे, तब ये मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये वन वर्ड बताने का कोशिश कीजिएगा। एक फेरस मिनरल का नाम बताना है। ऊपर जो ये वर्ड है क्रॉस वर्ड, इसको भरना था तो उसको नहीं भरते, हम लोग अपने तरीके से करते हैं। एक फेरस मिनरल का नाम बताना है। तो फेरस मिनरल हमने बहुत सारा पढ़ रखा है, आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कोई सा भी एक लिख देना है। ये फाइनेस्ट आयरन ओर विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा आयरन ओर कौन सा है? आयरन ओर हमने दो टाइप का देखा था, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। तो सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ओर, किससे एल्यूमिनियम मिलता है बताइए? बॉक्साइट, BAUXITE, स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ये तो एग्जाम में स्पेलिंग भूल जाएंगे आप। खेतरी माइंस आर फेमस फॉर दिस मिनरल, खेतरी माइंस का कौन सा इसमें मिनरल मिलता है? राजस्थान में है ये कॉपर। फिर अगला है फॉर्म्ड ड्यू टू एवापोरेशन, एवापोरेशन का वजह से कौन सा मिनरल का फॉर्मेशन होता है? तो 3 मिनरल हमने पढ़ा था, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, कोई भी एक लिख देना है, ठीक है। फाउंड इन प्लेसर डिपोजिट, प्लेसर डिपोजिट इस तरीके से कौन से मिनरल का फॉर्मेशन हुआ था? हम बोले थे पी से याद कर लीजिए, प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टिन, कोई भी लिख देना है। आयरन ओर माइंड इन बैलाडीला, बैलाडीला में कौन सा आयरन ओर मिलता है? तो हेमाटाइट ओर मिल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये फॉर्म्ड इन वेन्स एंड लोड्स, वेन्स एंड लोड्स में कौन सा मिनरल मिलता है? तो यहाँ पे आपका कॉपर, जिंक, लीड, ये सब मिलता है, टीन, कोई भी एक लिख देना है। अब स्टार्ट करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, ये दोनों ही क्या थे? मेटेलिक मिनरल थे। अब नॉन मेटल्स, ठीक है, इसमें हमें एक ही पढ़ना है जो कि है माइका। तो इट इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इसमें ये जो मिनरल है ये प्लेट्स पे मिलता है, जैसे कि आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इस तरीके से मिलता है। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स, इसको आप थिन शीट्स में सेपरेट कर सकते हैं, और ये शीट काफ़ी पतले हो सकते हैं। इसका कलर अलग अलग होता है, जैसे कि क्लियर कलर, कलरलेस होगा, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी कलर का ये मिल सकता है। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब ये क्या है इसको मतलब अभी नहीं समझेंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, सिर्फ जो लिखा है उसको रट लेते हैं। लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ये 4 रीज़न का वजह से माइका जो है
इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो पूछेंगे कि माइका में ऐसा क्या क्या प्रॉपर्टी है जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनडिस्पेंसिबल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 रीज़न देना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो मोस्ट इनडिस्पेंसिबल है इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, तो आपको नाम देना होगा माइका, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एक ऐसा मिनरल बताओ जो सीरीज में मिलता हो, सीरीज ऑफ प्लेट्स पे मिलता हो, तो वो भी होगा माइका, ठीक है। अब माइका मिलता कहाँ कहाँ पे है, तो इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। कि छोटा नागपुर प्लेटू किधर होता है, तो ये वही रीजन है, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला, मैप में देख लीजिए। यहाँ का अप्रॉक्स यहाँ का जो एरिया है इसको छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, बिहार का कुछ पार्ट आता है। तो इसी रीजन में माइका भी मिलता है। इस रीजन में एक खासकर से जगह है कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का, ठीक है। याद कर लेना है, कुछ नहीं है। चलिए, इतना ही बात था माइका के बारे में। और राजस्थान में अजमेर इस जगह पे मिलता है माइका। चलिए, अब आ जाते हैं अगले मिनरल पे, जो कि है रॉक मिनरल, ठीक है। इसमें है लाइमस्टोन के बारे में पढ़ना है। तो इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस टाइप के रॉक में मिलता है, ऐसे रॉक्स जो इन सब कंपाउंड से बने हुए हो, ठीक है। वैसे में लाइमस्टोन मिलेगा। फिर अगला पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मिलता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो लाइमस्टोन याद रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, इट इज़ इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन। आयरन को पिघलाने में हेल्प करता है ये इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। चलिए, जितना लिखा है उतना, जितना अंडरलाइन किया है उतना याद कर लीजिए, काफ़ी होगा। अगला टॉपिक है हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। जब हम मिट्टी खोद के मिनरल्स निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, तो उसमें कई सारा खतरा भी रहता है। वो क्या क्या खतरा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो जो माइनर्स होते हैं, जो वो सुरंग में जाते हैं, अंदर खुदाई करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, देखिए। सबसे पहले जो धूल, डस्ट हो गया, नॉक्सियस, हार्मफुल जो फ्यूम्स है, जो धुएँ हैं, ये सब वो माइनर्स इनहेल कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो इससे उनको लंग्स का बहुत सारा डिजीज़ होता है, पल्मोनरी डिजीज़ उसको कहते हैं, ठीक है। लंग से रिलेटेड डिजीज़ को पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा और भी खतरा होता है, जैसे कि कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ्स, ऊपर का मिट्टी ना ढह जाए नीचे, इनंडेशन, कहीं पानी में ना डूब जाए, आग ना लग जाए, ये सब हमेशा थ्रेट, खतरा बना रहता है माइनर्स के ऊपर। ये तो हो गया माइनर्स को प्रॉब्लम। इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होगा माइनिंग से, वो देख लीजिए। ये अगले पैरा में डिस्कस किया हुआ है। आसपास का जो वाटर सोर्सेस है वो कॉन्टामिनेट हो जाता है माइनिंग का वजह से। इसके अलावा कई सारे वेस्ट, बालू, बजरी, स्लरी, ये सब डंप किया जाता है। इससे लैंड खराब होता है, वहाँ का मिट्टी खराब होता है, और जो आसपास का स्ट्रीम और रिवर है वो भी पोल्यूट हो जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइनर्स को क्या प्रॉब्लम है, तो ये 2 पॉइंट, इसी को आप चाहे तो 3 पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। इनंडेशन तीसरा हो जाएगा, फायर चौथा हो जाएगा, ठीक है। और पूछेंगे इन्वायरमेंट को क्या क्या हार्म पहुँचता है, तो यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। तो वही बोला गया कि अगर माइनिंग को ठीक करना है तो क्या 2 चीज़ करना पड़ेगा। जो भी सेफ्टी रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टर वे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा जो भी इन्वायरमेंटल लॉ बनाए गए हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब है लास्ट चैप्टर का नाम क्या था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स हम ख़त्म करने वाले हैं, अब मिनरल्स ख़त्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखिए, कंजर्वेशन को समझना बहुत ईजी है। इसमें 2 ही चीज़ समझना है, कंजर्वेशन क्यों करें और कैसे करें, ठीक है। तो क्यों मिनरल को बचाए क्यों, तो पहला रीज़न है ये कि मिनरल जो है काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में अवेलेबल है अर्थ पे। पहला रीज़न हो गया, लिमिटेड है या फिर फाइनाइट है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि हम लोग इसको काफ़ी रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है मिनरल्स को लेकर, इंडस्ट्री में यूज़ है, हर जगह यूज़ है इसका, आप देख ही रहे। तो
रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मिनरल्स को कंजर्व करना जरूरी है। तीसरा रीज़न है कि मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मतलब जिस रफ्तार से हम यूज़ कर रहे हैं उतना रफ्तार से वो रीजनरेट नहीं हो रहा है, बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। और चौथा रीज़न बोल सकते हैं कि अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और मिनरल्स निकालने का, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक खुदाई करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, जिससे हमें महंगा पड़ेगा। और पांचवा रीज़न भी ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मिनरल्स ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे हमें और लो क्वालिटी का मिनरल्स मिलेगा अब। तो इन 5 रीज़न का वजह से मिनरल्स को कंजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब है हाउ, कैसे करेंगे मिनरल्स को कंजर्व। तो सबसे पहला तो ये, हमें अपने रिसोर्सेज को प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना पड़ेगा, ये पहला एफर्ट हम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे जिससे कि लो ग्रेड ओर्स को भी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके एट लो कॉस्ट, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है मेटल्स को रिसाइकल किया जाए, ठीक है, बार बार यूज़ किया जाए। चौथा तरीका, यूज़ स्क्रैप मेटल, जो भांगा चूरा है उसको भी इस्तेमाल किया जाए, इसी दफ़े फेंक ना दिया जाए। और पांचवा बोल सकते हैं कि हम अदर सब्स्टिट्यूट्स डेवलप कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई दूसरा चीज़ से काम हो सकता है वहाँ पे मिनरल्स को ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ 5 तरीके हो गए जिस तरीके से जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्यों मिनरल कंजर्वेशन जरूरी है और कैसे करेंगे, वाई और हाउ, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब हम नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और नोट्स से भी ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वेबसाइट में आप वहाँ से प्रिपेयर कर लें। आप सिंपली गूगल में सर्च मारिएगा चैप्टर नेम, जैसे कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10 क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर दीजिए बाई CBSE गाइडेंस। बस इतना लिख के सर्च कीजिए, लास्ट में ये जरूर ऐड कीजिएगा, तो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी और नोट्स भी। और ये जो PDF है जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये सब हाईलाइट कर रखे हैं, ये पूरा PDF भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, वहाँ पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी हम बता रहे हैं ये सब अच्छे से लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आंसर में भी और नोट्स में भी। चलिए तो इतने पे मिनरल्स खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। पहला पैरा में तो वही बताया हुआ है कि एनर्जी का क्या क्या यूज़ है, तो इसको तो आप खुद भी लिख सकते हैं। खाना बनाने के लिए, लाइट हीट, व्हीकल्स चलने के लिए, मशीनरी चलने के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, पहला हो गया कन्वेंशनल सोर्सेज और दूसरा हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है कन्वेंशनल, जो जिसके बारे में हमें पहले से पता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, फायरवुड, कैटल डंग केक, गाय का गोबर से चपड़ी बनता है वो, फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल एंड थर्मल, पानी वाला और हीट वाला, कोयला का जिसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सब हो गया कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में पहले से पता है हमें, हम यूज़ करते आ रहे हैं। और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, इसमें आता है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। ये सब ऐसे एनर्जी हो गए जो हाल फिलहाल में डेवलप हुए, जो कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, नया नया तरीका से ये डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये 2 एनर्जी सोर्सेस होते हैं, इसमें से हम 2 का बारे में जिक्र करेंगे, फायरवुड और कैटल डंग केक के बारे में। इसका खास बात यह है कि इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पे मोस्टली यही 2 एनर्जी सोर्सेज यूज़ होते हैं, लकड़ी और गाय का गोबर का चिपड़ी। मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट यही 2 एनर्जी सोर्स से कवर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इन दोनों में, प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा हम फायरवुड इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ होगा, जंगल का कटाई होगा, जो कि अच्छा बात नहीं है। और अब कैटल डंग केक में क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हम कैटल डंग केक को नहीं जला के इसको अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते तो काफ़ी वैल्यूएबल मैन्योर मिल जाता प्लांट्स को, ठीक है, और जो कि हम इसको जला के वेस्ट कर दे रहे हैं, मतलब एनर्जी में यूज़ ले रहे हैं, तो वो नहीं करके अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते तो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इस वजह से ये दोनों का यूज़ उतना ज़्यादा यूज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशनल वाले को, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल वाले को। स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था एक बार एग्जाम में, पूछा गया था कि बताइए कौन सा फॉसिल फ्यूल मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल है इंडिया में, तो आपको लिखना था कोल, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि कोल से क्या क्या चीज़ होता है। तो हमारे कंट्री का मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल से ही पूरा होता है, पावर जनरेशन से लेकर पावर एनर्जी सप्लाई तक,
इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक नीड के लिए, हर चीज़ कोल से ही पूरा होता है। हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल है हम फॉर मीटिंग कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट इस पैरा का यही है कि इट इज़ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं कोल बना कैसे। तो कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ था, प्लांट मटेरियल नीचे दब गए थे और वही आज के डेट में कोल बन चुके हैं, ठीक है। चलिए, कोल का अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि सबसे पहला है पीट। ये सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है। इसमें लो कार्बन होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, पानी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, और लो हीटिंग कैपेसिटी होता है इसका, ठीक है। ये बना कैसे था, जब स्वैम्प यानी जो दलदली एरिया है वहाँ पे जब प्लांट नीचे दब के डिके हुए तब ये पीट बना, ठीक है। सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है ये। उसके बाद दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है, ये भी लो क्वालिटी का है लेकिन पीट से अच्छा है, लेकिन लो क्वालिटी है। विच इज सॉफ्ट होता है ये, और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें भी। ये पाया जाता है नई वैली इन तमिलनाडु पे, और इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जितना पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं उतना याद रखिएगा। इसके बाद आता है तीसरा, जो कि है बिटुमिनस कोल। ये इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ये कोल बना कब था, कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। जो बहुत नीचे दबा था और ज़्यादा हीट मिला इसको, तब वो जो प्लांट्स थे वो बिटुमिनस कोल बन गए, ठीक है। वो कोल जो मेटलर्जिकल, इसी का सब पार्ट है ये मेटलर्जिकल कोल। ये ऐसे कोल होते हैं जो मेटलर्जिकल मेटल्स वाले इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। वो भी हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल ही होते हैं। अच्छे क्वालिटी का बिटुमिनस कोल इसमें यूज़ किया जाता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है आपका एंथ्रासाइट। ये हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए, तो ये 1 2 3 4 हो गया टाइप्स ऑफ कोल। आगे मूव करते हैं, कोल मिलता कहाँ है इंडिया में। तो इंडिया में मेनली 2 टाइप का कोल मिलता है। एक वो एरिया जहाँ पे गोंडवाना, मतलब लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना जो कोल हो गया, उस एरिया में मिलता है। जैसे कि गोंडवाना कोल जो होता है, जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, ये मेटलर्जिकल कोल होता है, मतलब अच्छे क्वालिटी का कोल होता है। और लोकेटेड है ये दामोदर वैली यानी वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये सब जो शेडेड एरिया है ये सब गोंडवाना कोल वाला एरिया है, ठीक है। और दूसरा कोल हो गया आपका टर्शरी कोल। टर्शरी कोल जो कि थोड़ा नया है, लगभग 55 मिलियन ईयर्स ही पुराना है ये, ठीक है। तो टर्शरी कोल मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि यहाँ पे ये जो शेडेड है ये टर्शरी कोल वाला एरिया है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा है, टर्शरी कोल्स ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा टर्शरी कोल, ठीक है। और बाकी ये ओडिशा झारखंड वाला एरिया में आपका गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कोल जो होता है ना, ये एक बल्की मटेरियल है, मतलब काफ़ी वजनदार जगह लेता है, स्पेस लेता है। इसीलिए इस कोल को कैरी करके कहीं इंडस्ट्री तक ले जाना अच्छा नहीं माना जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनको कोल चाहिए वो कोल फील्ड के पास ही लोकेट हो जाते हैं। जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब मेनली कोल फील्ड के पास ही लोकेटेड रहते हैं, ताकि कोल को कैरी करके कहीं ना ले जाना पड़े। समझे कि नहीं? बस इतना ही बात याद रखिए कोल के बारे में। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है पेट्रोलियम। देखिए, कोल के बाद ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने वाला जो एनर्जी रिसोर्स है वो पेट्रोलियम ही है। इसका यूज़ आता है एग्ज़ाम में कि इसका यूज़ क्या क्या चीज़ में करते हैं। तो ये फ्यूल है फॉर हीट एंड लाइटिंग, इसे ये जनरेट कर सकते हैं। फिर ये लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है इन मशीनरी और रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मशीन में लुब्रिकेंट्स के रूप में और इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। ये जो 3 टाइप के इंडस्ट्रीज़ है, सिंथेटिक टेक्सटाइल, ठीक है, फिर फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हाईली डिपेंडेंट है। ये इसका नोडल इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री इनको डेवलप होने में काफ़ी हेल्प करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके और एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है।
चलिए, तो ये यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस हो गया, एक तो फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, दूसरा लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, तीसरा हो जाएगा रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और चौथा एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर दिस इंडस्ट्री। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंस इसका याद कर लीजिए। अब ये पेट्रोलियम पाया कहाँ पे जाता है, तो इंडिया में मेनली 2 तरीके से ये पेट्रोलियम पाया जाता है। एक होता है एंटीक्लाइंस में पाया जाता है और एक होता है फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाता है, वो भी ऐसे रॉक्स में जो कि टर्शियरी एज को बिलोंग करते हैं। अब ये एंटीक्लाइन फॉल्ट ट्रैप क्या है, पहले इसको समझते हैं। पहले एंटीक्लाइन से स्टार्ट करते हैं। एंटीक्लाइन को आप इस डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, रॉक लेयर्स है, ये सब रॉक लेयर है। ठीक है, तो कभी क्या होता है, रॉक लेयर तो ऐसे फ्लैट होता है, कभी कभी कंप्रेशन का वजह से, मान लीजिए यहाँ से कोई फोर्स पड़ा और यहाँ से कोई प्रेशर पड़ा, इस वजह से ये रॉक क्या हो गया, आगे चल के ऐसे करके बेंड हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करके बेंड हो जाएगा। यही चीज़ ऐसा बेंड हो गया कंप्रेशन का वजह से, तो वही बेंड यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ये बेंड ऐसे वेव फॉर्म में होता है। तो जो ऊठा वाला पार्ट है अप फोल्ड, इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। तो इसका जिक्र भी नहीं है तो डिस्कस भी नहीं करते, सिर्फ एंटीक्लाइन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये एंटीक्लाइन में पेट्रोलियम मिलता है। कैसे मिलता है वो समझिए। यहाँ पे 2 टाइप के रॉक है। एक है ऐसे समझिए, ये सिंपल डायग्राम, ये आपका है एंटीक्लाइन, ये एक लेयर रॉक का, ये एक लेयर रॉक का, और ये और एक लेयर रॉक का। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं नॉन पोरस लेयर। मतलब इसमें ये कुछ अब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई लिक्विड अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा। और ये लास्ट वाला भी है नॉन पोरस लेयर। ठीक है, ये भी नॉन पोरस लेयर है। और बीच में जो रॉक है इसको बोलते हैं रिजर्वोयर रॉक। ये वही रॉक है जिसमें ऑयल होता है। ठीक है, तो जब ये कंप्रेशन हुआ तो इसमें से ये चूंकि, और बीच वाला जो रॉक है वो पोरस होता है, यही ऑयल को ऑब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, सोख के, स्पॉन्ज जैसा सोख के इसमें रखा हुआ है। जब ये प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, इसमें से ऑयल निकल के ऊपर में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके ऑयल इकट्ठा हो जाता है, और जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में नेचुरल गैस इकट्ठा हो जाता है। तो आप जनरली पाएंगे कि जहाँ पे नेचुरल गैस वहीं पे मिलता है जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, क्योंकि इस पेट्रोल के ऊपर जो खाली स्पेस है उसी में नेचुरल गैस इकट्ठा हो गया। अब ऊपर में चूंकि एक रॉक है जो कि नॉन पोरस है, ये इस तेल को या फिर गैस को बाहर निकलने नहीं देता है। फिर आगे चल के जब यहाँ पे रिफाइनरी लगता है, यहाँ पे ड्रिलिंग करके होल किया जाता है, तब इस होल के जरिए तेल निकाला जाता है। उसके बाद ये गैस निकाला जाता है। बात तक समझ रहे हैं कि नहीं? बस इतना समझना है कि ऊपर में भी नॉन पोरस लेयर रहता है और नीचे में भी नॉन पोरस लेयर रहता है। बीच में रहता है पोरस लेयर जो स्पॉन्ज जैसा इस तेल को सोख के रखा हुआ होता है। फिर जब प्रेशर पड़ता है तो एंटीक्लाइन शेप ये बनता है और तेल जो है वो स्क्वीज होके ऊपर आगे आ जाता है, और तेल के ऊपर जो खाली स्पेस है वहाँ पे नेचुरल गैस इकट्ठा हो जाता है। समझे कि नहीं? फिर बाद में ड्रिलिंग करके तेल को भी निकालते हैं और नेचुरल गैस को भी निकालते हैं। इतना ही समझना था बस, ये समझने के लिए है, इतना डिटेल में तो एग्जाम में नहीं आता है। फिर दूसरा हमने एक टर्म देखा था फॉल्ट ट्रैप। वो क्या होता है? कई बार मान लीजिए ये कुछ रॉक का लेयर्स है और ये कुछ रॉक का लेयर्स है। ये मान लीजिए आगे खिसक गया और ये इधर पीछे खिसक गया, तो यहाँ पे एक दरार पड़ जाता है, इसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, और इसी दरार के बीच में यहाँ पे कहीं पे वो जो स्पॉन्जी जो पोरस रॉक है उसमें तेल है, और दरार का वजह से प्रेशर पड़ा और यहाँ पे तेल निकल के सामने आ जाता है, और ऊपर में नेचुरल गैस है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कहानी कि ऊपर में नॉन पोरस होता है, नीचे में भी नॉन पोरस, और बीच में पोरस रिजर्वोयर रॉक, इसी में तेल होता है। प्रेशर की वजह से स्क्वीज होकर तेल निकल के यहाँ पे आ जाता है। समझे कि नहीं? तो वही सब बात यहाँ पे लिखा है। जो जिस लेयर में ऑयल होता है वो लेयर पोरस होता है, लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन का बना होता है, थ्रू विच ऑयल में फ्लो, और ऑयल को ऊपर राइज होने से और सिंकिंग नीचे जाने से प्रिवेंट करता है बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। ऊपर में भी नॉन पोरस लेयर, नीचे में भी नॉन पोरस लेयर, और बीच में पोरस लेयर जिसमें तेल होता है। ठीक है, फिर अगला इसमें समझाया, ये तो पूरा हो गया एंटीक्लाइन के बारे में। अब दूसरा फॉल्ट ट्रैप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। समझ गए? और चूंकि गैस मतलब नेचुरल गैस, वो चूंकि हल्का होता है तो यूजुअली एबव द ऑयल वो इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि पेट्रोलियम मिलता कैसे है इंडिया में। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो मेनली 3 एरियाज है। एक हो गया मुंबई हाई, दूसरा हो गया गुजरात, और तीसरा हो गया आसाम, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। अब कौन सा एरिया है एक बार मैप में देख लेते हैं, क्योंकि ये मैप पॉइंटिंग में भी आता है। इसको हम भले ही मैप
वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कस कर दिया है, फिर भी आप यहाँ से भी समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 3 एरिया बताए थे, एक हो गया मुंबई हाई वाला एरिया, एक गुजरात वाला एरिया और एक आसाम वाला एरिया। यहीं पे मेनली पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। तो जो जो हम यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं ये सब आपका मैप पॉइंटिंग के सिलेबस में है, ये सब एग्जाम में लोकेट करने के लिए आएगा। तो मुंबई हाई और बेसिन दोनों ऑफशोर ऑयल फील्ड है, इसको याद कर लीजिए। फिर 2 गुजरात में है, एक हो गया अंकलेश्वर और एक हो गया कलोल, ये 2 गुजरात में ऑयल फील्ड हो गए। और आसाम में यहाँ पे 2 मेजर है, एक डिगबॉय और एक नहर काटिया, ये दोनों का लोकेशन याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने स्टेट्स का नाम याद किया था यहाँ पे, मुंबई और गुजरात और आसाम, और फिर यहाँ पे हमने एग्जैक्ट ऑयल फील्ड का लोकेशन और नाम देख लिया। तो पेट्रोलियम से इतना ही आपको तैयार करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, मिलता कैसे है, ऑकरेंस कैसा है और कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस का सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला बात तो वही लिखा हुआ है कि नेचुरल गैस वहीं पे मिलेगा जहाँ पे पेट्रोलियम डिपोजिट से जब क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं तो नेचुरल गैस फिर निकाला जाता है। इसका यूज़ देखिए, क्या क्या इसका यूज़ है। तो इसको हम लोग डोमेस्टिक रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इट इज़ यूज एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पस इन इंडस्ट्री, और एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज़ करते हैं इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। केमिकल बनाने के लिए, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल, एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा यूज़ है इसका, आप इसको पढ़ के समझ लीजिए और अपने तरीके से लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ही लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर धीरे धीरे कंट्री में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है, कंट्री में पाइपलाइन्स बिछ रहे हैं, जिस वजह से घरों में खाना बनाने के लिए पीएनजी का इस्तेमाल होता है कुकिंग फ्यूल, और ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी क्लीन फ्यूल होते हैं, इसलिए पेट्रोल का यूज़ करके सीएनजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मिलता कहाँ कहाँ पे है? तो वही जहाँ पे पेट्रोल मिलता था वहीं पे ये भी मिलेंगे। तो मुंबई हाई और साथ वाला इलाका जो था बासेन, कौन सा था, मुंबई, नहीं ऊपर मैप में देखा था मुंबई हाई और बासेन, तो वहाँ पे मिलेगा। वेस्टर्न कोस्ट में देखिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला हो गया वेस्ट कोस्ट और ये वाला हो गया ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में मुंबई हाई और बासेन में मिल रहा है, और साथ ही साथ कैम्बे बेसिन गुजरात में, वहाँ पे मिलेगा। और ईस्टर्न साइड में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पे मिलेगा ये नेचुरल गैस। फिर एक स्पेसिफिक पाइपलाइन है जिसका नाम है HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। इसके बारे में 2 चीज़ याद रखिए कि ये इसको बनाया किसने, तो इसको गेल ने बनाया, ठीक है, GAIL इंडिया। और इसका कहाँ कहाँ से ये पाइपलाइन बिछा हुआ है, तो ये जो वेस्टर्न जो साइड जो सोर्स है नेचुरल गैस का, जैसे कि मुंबई हाई और बासेन, ये दोनों गैस फील्ड को लिंक कर रहा है विथ वेरियस फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया। यहाँ से नेचुरल गैस निकाल के, मुंबई हाई और बासेन से निकाल के नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में ये सब सोर्स में पहुँचाया जा रहा है। ये सब कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, इन सब कंज्यूमर तक पहुँचाया जा रहा है। आज के डेट में तो गैस पाइपलाइन है वो कितना किलोमीटर तक बिछ चुका है, 18,500 किलोमीटर तक बिछ चुका है। ये डेटा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बस इतना ही यहाँ से काम का बात है और कुछ नहीं है। आगे मूव कर जाते हैं। अब है इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा चल रहा है मेन टॉपिक एनर्जी। मेन टॉपिक हमारा चल रहा है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी 2 टाइप का, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कोल पढ़ लिया, कोल के बाद हमने पढ़ा पेट्रोलियम, उसके बाद अभी ख़त्म किया नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के बाद आया है लास्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहले तो यूज़ बताया हुआ है, क्या क्या यूज़ होता है, तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंस है कि हम लोग कंट्री का डेवलपमेंट इस रूप से मानते हैं, इस रूप में मेजर करते हैं कि कौन सा कंट्री कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, यहाँ पे ये एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अगर ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, अगर इसमें ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कंट्री ये ज़्यादा डेवलप्ड है। इतना इंपॉर्टेंस है ये इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी मेनली 2 वे में जनरेट किया जाता है, एक हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया थर्मल पावर। समझ लेते हैं दोनों क्या होता है। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि इट इज जनरेटेड बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
अगर पानी का हेल्प से टर्बाइन्स को रोटेट किया जा रहा है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इट इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, बस, ठीक है। फिर और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वो है थर्मल पावर। इसमें हम क्या करते हैं कि इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब को बर्न करके जो हीट जनरेट होता है उससे हम क्या करते हैं, टर्बाइन्स को रोटेट कराते हैं और थर्मल पावर जनरेट करवाते हैं, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी मिल गया तो कहीं से भी मिला हो, चाहे वो हाइड्रो से मिला हो या फिर थर्मल से मिला हो, वो इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चूँकि पानी का हेल्प से जनरेट किया जा रहा है, कोई चीज़ का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी चूँकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सबको यूज़ करके जनरेट किया जा रहा है, तो ये सब तो लिमिटेड है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर दोनों का डिफरेंस आता है हाइड्रो और थर्मल के बीच में, तो पहला तो डेफिनेशन लिखेंगे ये वाला और ये वाला कि कैसे जनरेट होता है, और दूसरा पॉइंट में ये रिन्यूएबल है और ये नॉन रिन्यूएबल, ये जरूर मेंशन करेंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसमें हम बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन इकट्ठा कर लिए, इस चैप्टर से जो भी आ सकता है वो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो गया और उसके साथ कन्वेंशनल भी ख़त्म हो गया। अब हम मूव कर जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। अब आप सोचेंगे कि इसका ज़रूरत क्या है, अच्छा तो है, हम लोग कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, हाइड्रो ये सबसे तो एनर्जी दे ही रहे, अब ये एक्स्ट्रा लाने का क्या ज़रूरत है, इसी से तो काम चल रहा है। तो पहला है इसका नीड, यहाँ पे नीड बताया हुआ कि क्यों इसका ज़रूरत है। पहला कि हम कुछ फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि कुछ हम अल्टरनेट, कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी देखें एनर्जी के। प्राइसेस ऑयल और गैस के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि क्यों हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स चाहिए। इसके अलावा राइजिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कई सारे पॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं जब हम वो कन्वेंशनल सोर्स यूज़ करते हैं, तो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ये सबसे पॉल्यूशन होता है, तो वो सबसे बचने के लिए भी हमें क्या चाहिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स चाहिए। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, इन सब से अगर हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत हटके एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये आता कैसे है, आपने क्लास 9 में साइंस में पढ़ा होगा एटम, कि किसी भी चीज़ को एटम, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एटम होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इस एटम को भी अगर तोड़ दे, ठीक है, तो क्या होगा। जब उन्होंने ये तोड़ने का कोशिश किया, जब तोड़ा गया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्प्लिटिंग एटम, इसमें एटम को स्प्लिट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी हीट का यूज़ करके हम बाद में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से, किसका एटम तोड़ने से ये एनर्जी रिलीज होता है, तो यूरेनियम, थोरियम ये सब हो गए, इससे एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किया जाता है। ये कहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, तो ये झारखंड स्टेट में अवेलेबल है, फिर राजस्थान में जो अरावली रेंजेस है वहाँ पे अवेलेबल है, फिर जो केरला में जो मोनाजाइट सैंड्स है यहाँ पे भी थोरियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आगे पूछेंगे आप, ठीक है, कि जो मोनाजाइट सैंड है केरला में, वहाँ पे कौन सा ये मिलता है एनर्जी सोर्स, तो आपको लिखना पड़ेगा थोरियम, ठीक है। अब इसके बारे में 2 पॉइंट नोट कीजिए कि ये नॉन कन्वेंशनल तो है लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है। जनरली हम जब नॉन कन्वेंशनल पढ़ रहे होते हैं, ये सब जो यहाँ पे नाम लिखा है, सोलार, विंड, टाइड, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। लेकिन और कन्वेंशनल भी है, सॉरी नॉन कन्वेंशनल भी है और रिन्यूएबल भी है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल तो है लेकिन नॉन रिन्यूएबल भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे मूव कर जाते हैं सोलर एनर्जी पे। ये काम कैसे करता है, तो देखिए इंडिया में काफ़ी एडवांटेज है सोलर एनर्जी का, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, धूप अच्छा खासा मिलता है हमारे कंट्री को, ठीक है, तो हम इस एनर्जी का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसमें फोटोवोल्टाइक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए, सोलर एनर्जी से क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या इसका लाभ है, बेनिफिट है। पहला तो इसका जो यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है,
खासकर से रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, ठीक है। बिग सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिससे क्या होगा, जो रूरल एरिया में हमने पहले देखा था कि ये लोग फायरवुड, डंग केक का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे क्योंकि अब सोलर पावर प्लांट लग रहा है वहाँ पे, इससे एनर्जी मिल जाएगा। तो जब फायरवुड बचेगा तो इससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, और जब डंग केक्स बचेगा तो इससे एग्रीकल्चर को अच्छा खासा मैन्योर का सप्लाई मिल जाएगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट हो गया सोलर एनर्जी का। इसके अलावा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, रिन्यूएबल और चीप, ये सब भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है विंड पावर। तो इंडिया में विंड पावर का भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। जैसे इंडिया में धूप अच्छा गिरता है वैसे ही हवा भी अच्छा चलता है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे विंड फार्म लगाए, तो देखिए लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। ये सब इतना सारा नाम है, इस चैप्टर में आपको बहुत चीज़ रटना पड़ेगा और आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पे भी विंड फार्म्स है। तो ये सब कुछ नाम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। इतना ही था वहाँ पे। बाकी इसका बेनिफिट आएगा तो वही सब बेनिफिट कॉमन पॉइंट आप डाल देंगे कि ये रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम करता है, कॉस्ट कम है यहाँ पे, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज कम होता है, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं आप। अगला है बायोगैस। अब ये क्या होता है बायोगैस? बायो मतलब होता है लाइफ, कोई लिविंग थिंग से आप गैस ऑब्टेन कर रहे हैं। कैसे, देखिए श्रब्स हो गए, फार्म वेस्ट हो गए, एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट, गाय का गोबर, बकरी का जो भी है, ह्यूमन वेस्ट तक भी, टॉयलेट और फार्म वेस्ट जो भी आ रहा है, घास फूस जो भी है, इन सब का इस्तेमाल करके बायोगैस जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये सबको बोला जाता है ऑर्गेनिक मैटर। ये श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, ये सब है ऑर्गेनिक मैटर। जब ये सड़ता है, गलता है, तो एक गैस निकलता है, ठीक है। और ये गैस का काफ़ी हाई थर्मल इफिशिएंसी है, मतलब जब आप इसको जलाते हैं तो काफ़ी अच्छा हीट निकलता है कंपेयर टू केरोसिन, डंग केक और चारकोल, ठीक है। ये सब के मुकाबले थर्मल इफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा है बायोगैस का। फिर बायोगैस प्लांट को लगाता कौन है? तो इसको म्यूनसिपैलिटी लेवल पे या फिर कोऑपरेटिव लेवल पे कुछ लोग मिलकर लगा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल एक अकेला इंसान भी अपने घर में लगा सकता है ये। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसमें सिर्फ कैटल डंग डालेंगे, सिर्फ गाय, भैंस, बैल, ऑक्स, ये सब का ही गोबर इसमें डालेंगे, तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है गोबर गैस प्लांट। ये लोग, इस प्लांट में ह्यूमन वेस्ट नहीं डाला जाता है, फार्म वेस्ट ये सब नहीं डाला जाता है, ठीक है, सिर्फ कैटल डंग डालते हैं इसमें, तो ऐसे प्लांट को गोबर गैस प्लांट कहते हैं। इसका बेनिफिट देखिए तो दो बेनिफिट है। एक तो फार्मर को एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, ये गैस को जला के काफ़ी अच्छा हीट और जो भी काम है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर वो भी मिल जाता है, क्योंकि एक बार जो गैस जनरेट हो गया, फिर बचा हुआ जो रेसिड्यू है, आपने ये श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सबको सड़ा गला के गैस तो निकाल लिया, वो गैस को आपने यूज़ कर लिया एनर्जी के लिए, और जो बचा हुआ रेसिड्यू है ये काफ़ी अच्छा मैन्योर होता है, इसको आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। ये दो बेनिफिट हो गया। तो इससे क्या होगा कि लोग जो कैटल डंग केक बना रहे थे वो बनाना बंद कर देंगे, तो इससे पेड़ बचेगा, लोग फायरवुड इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और मैन्योर भी बचेगा, ठीक है। ये सब कुछ एडवांटेज हो गया इसका, बायोगैस का। अब आ जाइए अगले नॉन कन्वेंशनल पे, जो कि है टाइडल एनर्जी, ओशनिक टाइड्स। ये क्या होता है? देखिए समुद्र है अर्थ में, और कभी कभी मून यहाँ पे आ जाता है, तो अर्थ और मून का पुल का वजह से कभी पानी का हाइट ऊपर जाता है ओशनिक वाटर का, और कभी पानी का हाइट नीचे चला जाता है, ठीक है। दोनों में मैग्नेटिक पावर है, तो इन पुल का वजह से पानी का हाइट कभी बढ़ता है कभी कमता है, तो कभी हाई टाइड होता है कभी लो टाइड होता है, ठीक है। इसी का यूज़ किया हम लोगों ने एनर्जी जनरेट करने के लिए। क्या किया जाता है कि फ्लड गेट बना दिया जाता है अक्रॉस द इनलेट। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। जब पानी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, गेट बना देते हैं। तो जब पानी का लेवल यहाँ पे ओशन है, ठीक है, जब पानी का लेवल बढ़ रहा है तो ये गेट को खोल दिया जाता है और पानी यहाँ तक एंटर कर जाता है, ठीक है, हाई टाइड के टाइम पे। और जब पानी बढ़ गया तो वापस गेट को बंद कर देते हैं। आफ्टर द टाइड फॉल्स, फिर ये जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है, ओशन वाला पानी जब नीचे चला जाता है तब ये गेट को खुला जाता है। तब पानी ऊपर का हाइट से नीचे गिरता है, तो इसमें कुछ एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी हाई एनर्जी से नीचे गिरता है, तो उसी पानी को यूज़ करके क्या किया जाता है,
टर्बाइंस रोटेट कर लेंगे और उससे पावर जनरेट हो जाएगा। यही तरीका होता है, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, तो गल्फ ऑफ खम्बट, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा जो गंगा डेल्टा है सुंदरबन रीजन में, वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए, ये हो गया टाइडल एनर्जी। जितना अंडरलाइन किया है उतना आपको तैयार करना ही पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करवाएगा ये चैप्टर आपसे। अगला है जियो थर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ का हीट से कौन सा एनर्जी निकालते हैं, उसी को कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर व्हेन विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। ये अगर अर्थ है तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे, गड्ढा खोद के जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे आपको हीट ज़्यादा फील होगा, क्योंकि अर्थ का जो कोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई होता है। कोई कोई ऐसा रीजन है कि आप कम गड्ढा ही करेंगे, शैलो डेप्थ में ही हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा, कम गड्ढे में ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो पानी होता है, वो नीचे के रॉक से हीट ऑब्जॉर्व कर लेता है और पानी काफ़ी गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि ये पानी जब सरफेस पे आता है ना, तो स्टीम के फॉर्म में आता है, भाप बन के आता है, इतना गर्म हो जाता है अंदर ही अंदर। और इसी स्टीम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, टर्बाइंस रोटेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। देखिए कितना दिमाग लगाया इंसानों ने। इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, तो 2 जगह है। एक है, पहला है पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है पुगा वैली लद्दाख में। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में भी, कहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं हम। बस इतना ही था नॉन कन्वेंशनल। अब आ जाइए कंजर्वेशन पर। जैसा हमने मिनरल्स में पढ़ा था कंजर्वेशन, वैसे यहाँ पे भी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ पढ़ेंगे कि क्यों बचाए एनर्जी को और कैसे बचाए, वाई और हाउ, ये 2 चीज़ पढ़ना है। पहले वाई देख लेते हैं। एनर्जी को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला पॉइंट ये हो गया। अगर आपको डेवलप करना है कंट्री को तो आपको एनर्जी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप मतलब कंट्री डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, डोमेस्टिक नीड, सारा चीज़ तो एनर्जी से ही पूरा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जितना भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं उन सब में, इन प्लान को सक्सेसफुल होने में एक ही मतलब फैक्टर मेन है, वो है एनर्जी। अगर एनर्जी मिलेगा तो सारा डेवलपमेंट प्लान्स इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये दूसरा नीड हो गया एनर्जी कंजर्व करने का। तीसरा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री है। हम लोग एनर्जी बहुत बर्बाद करते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम एनर्जी को क्या करें, कंजर्व करें। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे आप। कैसे कंजर्व करेंगे, तो हमें सस्टेनेबल पाथ अपनाना पड़ेगा ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसमें 2 चीज़ आता है। पहला, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचाना है, और दूसरा, जितना हो सके उतना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज़ करना है। तो इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और प्रोमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये 2 प्लैंक है सस्टेनेबल एनर्जी का, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आता है कि व्हाट आर द 2 प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, तो ये 1 और 2 लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एज अ सिटीजन, कंसर्न सिटीजन, हम क्या कर सकते हैं एनर्जी बचाने के लिए, तो देखिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अपना खुद का इंडिविजुअल व्हीकल नहीं ले जाके पब्लिक बस, ऑटो ये सब का यूज़ करें। फिर जब घर में काम नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो फ़ैन बंद कर दें, ठीक है। फिर पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाए जो अच्छे रेटिंग वाला हो। फिर और जितना हो सके उतना नॉन कन्वेंशनल सोर्स, खासकर से सोलर एनर्जी है तो घर घर में लगा सकते हैं, इसका यूज़ किया जाए। तो ये सबसे एनर्जी हम बचा सकते हैं, और एनर्जी बचाना ही तो एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आता है इस पे भी क्वेश्चन। बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहला है ये कि कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। ये कौन सा मिनरल इस जगह पे मिलता है, बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर माइका दिया है तो आप बिल्कुल राइट है, ठीक है। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ऑब्टेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड, केरला में। कहाँ पे, केरला में कौन सा मिनरल यहाँ पे मिलता है, तो आपको थोड़ी देर पहले बताए थे थोडियम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अभी देख लेंगे डिटेल में। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल, तो मिनरल को क्यों कंजर्व करना है डिस्कस कर लिए। यही क्वेश्चन एनर्जी के रूप में भी आ सकता है कि एनर्जी को क्यों कंजर्व करना है, अभी देख लिए। हाउ, और दोनों का हाउ भी तैयार कर लिए, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, डिस्कस कर चुके।
वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और सोलर एनर्जी का एडवांटेज लिख देना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी छूटा था, वन वर्ड वाला ये। रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री बताइए, आपको याद करवाए थे, क्या होगा इसका? लाइमस्टोन। फिर हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कॉयल क्या होगा? एंथ्रासाइट। अगला है इंडिस्पेंसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा मिनरल था जो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए? तो इसका था माइका। क्यों है वो भी हमने देखा था, उसको याद कर लीजिएगा। जियोलॉजिकल एज ऑफ कोल फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कोल मिलता है वो किस एज का मिलता है? तो टर्शियरी कोल मिलता है। और बाकी पार्ट में कौन सा मिल रहा था? गोंडवाना वाला, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो हम वेबसाइट में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको सारा लिस्ट वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक ऑब्टेन फ्रॉम। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है बताइए? पेट्रोलियम। स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम। स्पार्कल कहाँ से आता है? तो इसका आंसर भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं, माइका से, ठीक है। तीसरा, इन डैश रॉक्स मिनरल्स आर डिपोजिटेड इन स्ट्रेटा। लेयर्स में कहाँ पे, कौन सा रॉक में डिपोजिट होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक में। फेरस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मेटेलिक मिनरल। जितने भी मेटेलिक मिनरल हो रहे हैं उसमें से 75% फेरस मिनरल होते हैं, और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये 3/4, ठीक है। डैश रॉक कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल। कौन सा रॉक है जो सिंगल मिनरल से है? याद करवाए से आपको बताइए, लाइमस्टोन हो जाएगा, ठीक है। 6, डैश इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। इसका भी लाइमस्टोन होगा। डैश मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से कौन सा मेटल लेते हैं? एल्यूमिनियम। डैश सैंड इन केरला आर रिच इन थोरियम, तो मोनाजाइट सैंड। डैश इज यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अभी देखे थे कौन सा ये इंडिस्पेंसिबल है? तो माइका। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में कौन सा कोल हम इस्तेमाल करते हैं? कौन सा कोल बोल रहा है? तो बिटुमिनस कोल यूज करते हैं। ये रहा नंबर 10 का बिटुमिनस। इसके अलावा नंबर 11, द बादाम पहाड़ माइन इन मयूरभांजन केंदुझार डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन। ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ओडिशा। ओडिशा में ही मेनली ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द गल्फ ऑफ कंबर्ट, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गंगेटिक डेल्टा प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग डैश एनर्जी। तो ये सभी समुद्र किनारे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? टाइडल एनर्जी यहाँ पे यूज़ करते हैं। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया डैश पोर्ट। कौन सा पोर्ट से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं? तो विशाखापट्टनम था, ठीक है। 13 का विशाखापट्टनम। 14, इन डैश आयरन ओर बेल्ट कुद्रेमुख माइंस आर लोकेटेड। तो कुद्रेमुख माइंस कौन सा बेल्ट में लोकेटेड है? तो बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमागालुरु, टुमाकुरु इस बेल्ट में लोकेटेड है, कर्नाटका में। लार्जर ऑकरेंसेस ऑफ मिनरल्स इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड इन। तो लार्ज ऑकरेंस को लोड्स कहते हैं, याद है, और स्मॉल ऑकरेंस को क्या? वेन्स कहते थे। फिर लास्ट, डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो ओडिशा है ये, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब PYQs और सैम्पल पेपर से इकट्ठा करके दिए हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए आगे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, 3 फैक्टर बताने बोले हैं जो जिससे एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल हो। तो कंसंट्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए मिनरल का, ईज होना चाहिए, निकालने के लिए सुविधा हो, और क्लोजनेस टू द मार्केट। ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। तो बता ही चुके हैं पहले, इसमें आयरन होता है, इसमें आयरन नहीं होता है, और ये दे हैव इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, दे हेल्प होगा यहाँ पे, ठीक है। और दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका मेन रोल होता है। एग्जाम्पल आयरन और मैंगनीज, इसका लीड, जिंक, गोल्ड, कॉपर ये सब दे सकते हैं। नेक्स्ट, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिफरेंस आता है एग्जाम में, इसका डिफरेंस बताइए। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो मेटल प्रोवाइड करे आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो मेटल्स प्रोवाइड ना करें, जैसे कि पोटास, माइका, लाइमस्टोन, ये सब। ईजी है। और देखिए, ये जनरली मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बन चुका है। तो जब हम आपको साइंस पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, आप उसके बेसिस पे भी ये आंसर दे सकते हैं कि ये हार्ड होते हैं, ये नॉट सो हार्ड। दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ इग्नस रॉक में मेनली ये पाए जाते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा।
दे हैव लस्टर एंड साइन होता है, इसमें कोई साइन नहीं होता है। दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, और ये डक्टाइल मेलिएबल नहीं होते हैं। ये सब कुछ साइंस का पॉइंट है जो कि इसमें भी आ चुका है। नेक्स्ट, 2 ways of generating electricity, 2 main ways। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो डिफरेंस देखिए, इसको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से जनरेट करते हैं, इसको वाटर से जनरेट करते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल हो गया, ये रिन्यूएबल हो गया। इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एक्सपेंसिव है इन द लॉन्ग रन, ये चीपर है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, चलिए आगे। फिर ये डिफरेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस। तो ये ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और ये ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं। ये एनर्जी जनरेट होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से, और ये सन, विंड, टाइड, ये सबसे। नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल, एक्सपेंसिव, चीपर, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री होते हैं ये लोग, या फिर लेस पॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब दे सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नेचुरल गैस और बायोगैस में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, ये कन्वेंशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल है। इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और इसका यूज़ करते हैं फ्यूल और लाइटिंग होम्स के लिए। मेनली अर्बन एरिया में इसका यूज़ किया जाता है, इसका रूरल एरिया में मेनली यूज़ है। ये नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऐसा करके डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो एबंडेंटली अवेलेबल है? तो कोल होगा इसका आंसर। इसका इंपॉर्टेंस बताइए। अच्छा, इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इट डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग जो फॉर्म्स है उसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, सबके बारे में एक लाइन लिख दीजिए कि लो कार्बन हाई मॉइस्चर कंटेंट है, लो हीटिंग कैपेसिटी। लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिटुमिनस मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल यूज, स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। और एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है। ठीक है, तो बस यही सब जो क्वेश्चन आंसर्स अभी डिस्कस किए, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का लिस्ट वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेगा कैसे, आपको बता दिया तरीका कि आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर देंगे CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे नोट्स हो, और वो भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये अंडरलाइन PDF चाहिए तो ये भी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, और तो कुछ आएगा नहीं इस चैप्टर से, बस आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जिस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा ये चैप्टर। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, मैप पॉइंटिंग का वीडियोस, SST का बाकी चैप्टर्स का वीडियोस, साइंस, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ा रखे हैं, आप सबका 1 शॉट देख सकते हैं। आप वो देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।